हमने अपनी कल की वीडियो में असम्बलियों के तहलील के बारे में गुफ्तगू करते हुए इस बात का भी ज़िक्र किया था कि क्या मुमकिन रुकावटें आ सकती हैं असम्बली की तहलील में। और उसमें हमने दो बातों का ज़िक्र किया था। एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, कि उसका अगर नोटिस मौसूल हो जाए तो फिर चीफ़ मिनिस्टर असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकते। और दूसरी बात हमने की थी कि इस दौरान गवर्नर भी चीफ़ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कह सकते हैं। और कल जब हमने ये बात की तो रात गए ये दोनों ही बातें दुरुस्त साबित हुई। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी अपोजिशन ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन है इस वक्त, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। और उसके बाद ज़ाहिर है अब वो असम्बली की तहलील मुमकिन नहीं रही जब तक कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फ़ैसला ना हो जाए। और साथ ही अपोजिशन ने गवर्नर साहब को भी एक ख़त लिख दिया और उन्हें कहा कि आप चूँकि चीफ़ मिनिस्टर को एतमाद हासिल नहीं है ऐवान का, तो आप उनसे कहें कि वो एतमाद का वोट लें। चुनाचे रात गए गवर्नर पंजाब ने ये नोटिफाई कर दिया कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बुध के रोज़ अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शाम को 4 बजे असम्बली का सेशन कॉल कर लिया उन्होंने, गवर्नर साहब ने, और ये कहा कि उस 4 बजे के सेशन में वो अपना कॉन्फिडेंस का वोट लें ऐवान से। तो ये दोनों काम अब इस वक्त हो रहे हैं। अगर चीफ़ मिनिस्टर साहब रिज़ाइन ना कर दें तो ये उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुध के रोज़ 4 बजे लेना पड़ेगा जो सेशन होगा। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो गालिबन उसकी नौबत शायद ना आए, इसलिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बुनियादी तौर पे इसलिए जमा कराया गया है ताकि असम्बली तहलील ना हो सके। उसकी की कामयाबी के इम्कानात तो तकरीबन नामुमकिन है कि वो कोई कामयाब हो सके, क्योंकि अपोजिशन को वो मेजॉरिटी नहीं है 186 की जिसकी बुनियाद पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुमकिन हो सके। क्योंकि अब कोई मेंबर अगर पीटीआई के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक़ में वोट दे भी दें तो वो वोट काउंट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में, तो लिहाजा उसकी कामयाबी के इम्कानात तो नहीं हैं। लेकिन जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें चूँकि ज़िम्मेदारी चीफ़ मिनिस्टर की होगी कि वो अपनी मेजॉरिटी साबित करे, तो इसलिए अपोजिशन तमाशा देख सकती है जब चीफ़ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी साबित करने की कोशिश करेगा। तो ये अब देखने वाली बात है कि बुध के रोज़ अगर चीफ़ मिनिस्टर साहब पहले रिज़ाइन नहीं करते और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि उसकी कामयाबी के इम्कानात इसलिए बढ़ जाते हैं कि उसमें कई पीटीआई के मेंबर्स जो नाराज़ भी हों वो गैर हाज़िर हो सकते हैं, बीमारी का या कोई और एक्सक्यूज़ जो कि एक्सेप्टेबल हो उसकी बुनियाद पे गैर हाज़िर हो सकते हैं। अगरचे गैर हाज़िरी एब्सटेन करना गलत है, और अगर ये साबित हो जाए कि उनकी गैर हाज़िरी एब्सटेंशन की तरह थी तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। लेकिन बहरहाल कोई जायज़ वजूहात भी हो सकती हैं गैर हाज़िर होने की। लेकिन बुनियादी तौर पे उसके 2-3 कानूनी निकात हैं जो आपको बताना चाह रहा था। एक तो मैंने कल भी ज़िक्र किया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जो शिक है ये आर्टिकल 130 की ज़ैली शिक 7 के तहत ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए गवर्नर चीफ़ मिनिस्टर को कह सकते हैं। और उसी को साइट करते हुए गवर्नर साहब ने जो ख़त लिखा है चीफ़ मिनिस्टर को, वो इसी आर्टिकल का जिक्र करते हुए लिखा है कि आप इसके लिए आप आर्टिकल 137 के तहत आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उसके बारे में जो मज़ीद तफसीलात है वो थोड़ी सी हमें असम्बली के कवायद में मिलती हैं। ये मैं याद दिला दूँ कि ये इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई दखल नहीं है। कुछ लोग इस पर ज़िक्र कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इसमें ये रेलेवेंट नहीं है। ये जो भी कार्रवाई होगी असम्बली के सेक्रेटेरिएट के ज़ेर निगरानी होगी, स्पीकर के ज़ेर निगरानी होगी, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होगा। तो ये असम्बली के कवायद जो है उसमें कायदा नंबर 22 यानी रूल 22 उसमें कुछ तफसीलात हमें मिलती हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में। और उसके बारे में बहुत दिलचस्प बातें लिखी हुई हैं रूल 22 के अंदर, जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये कवायद के अंदर ये इस बात को शायद भांपा गया है, पहले से इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि जब गवर्नर किसी चीफ़ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहेगा
तो उसको वो किसी न किसी तरीके से अवॉइड भी करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसके बारे में जो रूल 22 की ज़ैली शेख 7 उसके तहत ये कहा गया है, इफ़ ऑन द डे फिक्स्ड बाय द गवर्नर फॉर ऑब्टेनिंग ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस from the Assembly under Clause 7 of Article 130 of the Constitution, the Chief Minister refrains from doing so, it shall be deemed that he does not command the confidence of the majority of the members. यानी कहने का मतलब यह है कि अगर गवर्नर उन्हें कहें और उसके लिए दिन मुकर्रर कर दें और चीफ मिनिस्टर किसी तरीके से उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, उससे बचने की कोशिश करें, रेफ्रेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो फिर उसका मतलब यही समझा जाएगा कि चीफ मिनिस्टर को ऐवान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। लेकिन यहाँ मैं बताना ये भी चाहता हूँ कि इस रूल 22 के तहत दो किस्म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ये है जो कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद लें या को उनके कोई बरसर इक़्तिदार पार्टी का कोई मेंबर उसके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, तो उसके लिए कुछ ज़ैली शिक्के अलग हैं। लेकिन ये जिस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो गवर्नर साहब के कहने पे लिया जाता है, उसके ऊपर ज़ैली शिक का रूल 22 की 7 अप्लाई होती है जिसको मैंने अभी पढ़ा है। तो उसके तहत ये असम्बली का जब इजलास होगा तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब अपनी अक्सरियत को साबित करेंगे और साबित नहीं होगा तो उस सूरत में फिर स्पीकर इसके रिज़ल्ट से फौरी तौर पे गवर्नर साहब को मतला करेंगे और उसके बारे में बात में आने वाली कोई तफसीलात मौजूद नहीं है रूल्स के अंदर भी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन इसके बारे में जो आम माहिरीन कानून और आइन का ख्याल है वो यही है कि जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद फिर नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। उसके लिए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए जो बकिया कार्रवाई रूल में और आइन में लिखी हुई है वही होगी। उसके मुताबिक असम्बली का इजलास मुकर्रर किया जाएगा, उसमें टाइम दिया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट के लिए आप अपने कागजात दाखिल करें। कागजात दाखिल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इलेक्शन की डेट पे इलेक्शन होगा और जिसको पूरी टोटल सूबाई असम्बली की तादाद की अक्सरियत हासिल हो जाएगी, यानी पंजाब असम्बली के केस में 186, वो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर ये पहली काउंटिंग के अंदर किसी भी कैंडिडेट को ये मतलूबा तादाद 186 हासिल नहीं होगी तो फिर ये दोबारा काउंटिंग होगी और दोबारा काउंटिंग में जो लोग जो मेंबर असम्बली के मौजूद होंगे और वोट दे रहे होंगे उनकी सादा अक्सरियत ही काफ़ी होगी चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए। उसकी तफसीलात अलग हैं, अगर उसकी नौबत आएगी तो हम फिर एक बार फिर उसका इआदा करेंगे आपको बताने के लिए कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है। यहाँ एक बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि बार बार लोग ये बात कह रहे हैं कि जब असम्बली का इजलास हो रहा हो तो उस इजलास के दौरान ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस दिया जा सकता है और ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जा सकता है। हकीकत यह है कि पूरे आइन के अंदर और पूरे कवायद के अंदर कहीं ये बात नहीं लिखी हुई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस इजलास के दौरान नहीं दिया जा सकता और ना ही ये कहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को इजलास के दौरान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए नहीं कह सकते। यही हुआ है कि आपने देखा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस कल असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के दौरान रिसीव किया है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी गवर्नर ने इजलास के दौरान कह दिया है। इसी गलत फहमी की बुनियाद पर, उन कानूनी मुशीरों के गलत मशवरे की बुनियाद पर गालिबन ये पिछले 8 महीने से असम्बली का इजलास मुसलसल चल रहा है। एक दिन का वक्फा आया और उसके बाद फ़ौरन नया इजलास बुला लिया गया ताकि इजलास चलता रहेगा तो उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहने के लिए कोई नहीं कहेगा। लेकिन आपने देखा कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी कह दिया गया है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी नोटिस सर्व हो चुका है। लिहाजा ये गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए। अब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो उसकी रोशनी में अगर कोई नई डेवलपमेंट्स होंगी तो हम आपको उसके बारे में भी आगाह करते रहेंगे। मेरी राय में तो ये तय है कि इजलास के दौरान पंजाब के गवर्नर पंजाब की हुकूमत को, पंजाब के वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। लेकिन एक उलझन और पैदा हो गई है। उलझन ये है कि इस वक्त इजलास सूबाई असम्बली पंजाब का जारी है और इस इजलास के दौरान गवर्नर पंजाब ने एक और इजलास बुलाने के लिए अपने हुक्मनामे में ज़िक्र किया है। अब सवाल ये है कि ये एक इजलास के जारी होने के दौरान
दूसरा इजलास कैसे बुलाया जा सकता है? मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय में तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। इजलास अगर जारी था तो उसी के अंदर एतमाद का वोट लेने की कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन ग़ालिबन चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कोई स्पेशल सेशन कॉल करने का जिक्र नहीं है। मैं तो ज़ाती तौर पर उसको ऐसे इंटरप्रेट करूँगा कि अगर इजलास ना हो रहा हो तो फिर गवर्नर एक स्पेशल सेशन कॉल कर लेंगे कि वो उसके अंदर एतमाद का वोट ले सकें। लेकिन अगर इजलास ऑलरेडी जारी है तो उसके अंदर एतमाद का वोट लेने में तो कोई कबाहत नहीं है। ये मामला भी अदालत पे जाएगा और फिर वहीं इसका बिलाखिर फ़ैसला होगा। शायद इसको हाई कोर्ट पर चैलेंज किया जाएगा और बाद में फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बहरहाल जो रूल 22 है उसके मुताबिक ये लगता है कि अगर ये इजलास नहीं होता और इजलास में एतमाद का वोट नहीं लेते वज़ीर आला, तो फिर इसके नतीजे में तो गवर्नर ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि चूँकि वो अवॉइड कर रहे हैं एतमाद का वोट लेना, लिहाजा अब उसको यही समझा जाएगा, क्योंकि उसकी रोशनी पे गवर्नर शायद कोई हुक्मनामा मज़ीद जारी कर सकते हैं जिससे नए इलेक्शन की रास्ता हमवार हो। लेकिन रास्ते में बहुत से कानूनी चैलेंजेस आएंगे, अदालतें इसका बिलाखिर फ़ैसला करेंगी। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।